सोशल फार्मेसी में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनएचएम और एनआरएचएम। आपने ये वर्ड सुना होगा। हेल्थ सेक्टर में ये काफी पॉपुलर है। एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। तब इसका नाम था एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। रूरल वर्ड इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो शुरुआत है ये विलेज से हुई थी। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए एनआरएचएम की शुरुआत की गई। ये एक ऐसा एनजीओ था जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से काम करता है और आज के टाइम पे काफी पॉपुलर है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब हेल्थ केयर सेंटर्स पर इसके कार्यकर्ता, इसके कर्मचारी काम करते हैं। ये सभी तरह का मेडिकल स्टाफ हायर करता है, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, एएनएम और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस। और अभी एट प्रेजेंट आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे इसके काफी एम्प्लॉयज मिलेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। फिर उसके बाद जब ये काफी पॉपुलर हो गया, विलेजेस में काफी अच्छा काम करने लगा, तो इसकी शुरुआत अर्बन एरियाज में भी हुई 2013 में। और फिर इसको मर्ज करके एनआरएचएम और एनयूएचएम को मर्ज करके एनएचएम नाम दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। और इसका एक ही फंक्शन है, एक ही मिशन है, भारतवासियों को प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करना। ठीक है। मैंने आपको जब सोशल फार्मेसी पढ़ाया था, जब बताया था मोर्टालिटी रेट क्या होती है, मॉर्बिडिटी रेट क्या होती है। मोर्टालिटी रेट मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है। डेथ रेट मतलब मरने की दर। और मॉर्बिडिटी मतलब होता है डिजीज होने की दर, कितने लोग बीमार पड़ गए। ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशंस की जाती है बेटा, जैसे काला जार, तो काला जार 10,000 की पॉपुलेशन में कितने लोगों को हो गया, तो इसके इसका आंकड़ा गवर्नमेंट के पास रहता है। जैसे 2010 में 230 लोगों को कालाजार हुआ था। फिर कालाजार के इरेडिकेशन के प्रोग्राम चलाए, अवेयरनेस कैंप, है ना। उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए जिससे सोसाइटी के लोगों को बचाया जा सके कालाजार जैसी घातक बीमारी से। तो फिर 2016 में जब फिर सर्वे हुआ तो देखा कि ये केस काफी कम हो गए। 10,000 लोगों में केवल 94 लोगों को ही कालाजार पाया गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि किसी योजना को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उससे कितने बेनिफिट्स आ रहे हैं। फिर उसको परसेंट में कैलकुलेट किया जाता है ना। इससे एक अंदाजा लगता है कि भाई कौन सी बीमारी सोसाइटी में कम हो रही है, कौन सी बीमारी बढ़ रही है, किस बीमारी का मोर्टालिटी रेट क्या है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है। तो इसका अंदाजा लगता है। जैसे आपने फाइलीरियासिस का नाम सुना होगा, हाथी पाँव जिसको हम बोलते हैं, है ना। एलिफेंट फुट डिजीज, है ना। ये आपने सुना होगा, हाथी पाँव। तो ये भी एक डिजीज है। तो इसका भी कोई ना कोई मोर्टालिटी रेट होगा, कितने लोग मरते हैं 10,000 में एक साल में, है ना। तो ये सभी आंकड़े गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट इनसे समझ पाती है कि अभी सोसाइटी में कौन सी बीमारी ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। ठीक है। एनएचएम क्या है, वैक्सीनेशन का काम भी करवाता है, वैक्सीनेशन कैंप्स होते हैं, है ना। जैसे 2016-17 में इन्होंने एमआर, मीजल्स रूबेला वैक्सीन लॉन्च की थी। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, जिसको हम शॉर्ट में आरवी भी कहते हैं, रोटा वायरस। रोटा वायरस वैक्सीन, जेई, जापानीज इंसेफेलाइटिस, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और एमआर, मीजल्स और रुबेला वैक्सीन। ठीक है। और एमएमआर यदि होता तो मम्स, मीजल और रुबेला। ठीक है। ये है एमएमआर का फुल फॉर्म, मीजल्स, मम्स, रुबेला। और वैक्सीन हम वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। फ्यूचर में यदि कोई वायरस का एक्सपोजर हमारी बॉडी में हो तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हम हिंदी में टीकाकरण भी बोलते हैं। ठीक है।
आप सभी लोगों का टीकाकरण हुआ होगा। अभी आपने महामारी के टाइम पे सबको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज लगाए गए थे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा आपने स्लॉट बुक किए होंगे और उस डेट पे जाके आपने वैक्सीन्स लगाए होंगे, लगाए हैं ना। तो ये वैक्सीन आपने क्यों लगाया है? इन फ्यूचर यदि आप पे कोविड वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी सक्सेसफुली उससे फाइट कर पाए, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की पावर आप में आ जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने वैक्सीन लगवाए हैं। वैक्सीन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, वैक्सीन क्या होता है, कितने टाइप के वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन्स लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। वैक्सीन का चार्ट आपको याद करना है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ वैक्सीन का चार्ट। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर आप देख लेंगे। ठीक है, तो इतने वैक्सीन लगाए जाते हैं और उसका टाइम होता है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा वैक्सीन कब लगाया जाता है। आपको सोशल फार्मेसी के सिलेबस में कुछ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा, माँ की सुरक्षा, है ना, की जा सके। कुछ ऐप है जो गवर्नमेंट समय समय पे लॉन्च करती है हेल्थ सेक्टर से जो रिलेटेड होते हैं, है ना। कुछ कैंप्स चलाती हैं, जैसे इंद्रधनुष मिशन आया था। इस मिशन के तहत हर बच्चे को मैंडेटरी था टीकाकरण होना। तो गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करती थी कि कहीं कोई बच्चा छूट ना जाए, नहीं तो आगे चल के उसको प्रॉब्लम होगी। एक किलकारी ऐप भी बनाया था, किलकारी ऐप आपने सुना होगा। ठीक है, किलकारी ऐप का उद्देश्य था, ये जब मतलब माएँ प्रेग्नेंट, मतलब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, तो उसको एजुकेट करने के लिए ये ऐप बनाया गया था, जिसके थ्रू उसको जानकारी दी जाती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, डिलीवरी के बाद उसको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ना। तो ये इस टाइप के ऐप गवर्नमेंट बनाती है। एक कायाकल्प ऐप बनाया था, है ना। कायाकल्प ऐप ऐप में भी हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी थी वो उस ऐप में दी गई थी। तो एक बनाया था आपका मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, है ना। तो एक ये चिप का कॉन्सेप्ट आया था कि ट्रैक किया जा सके कि भाई कहाँ पर किस एरिया में कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है ना। तो इसकी जानकारी गवर्नमेंट को मिलती रहे, और इसको अपडेट कौन करता है? आशा कार्यकर्ता। ठीक है, आशा और उषा काम करते हैं ना, ये एनएचएम के लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं जो ये सब डेटा कलेक्ट करते हैं। आपके घर पे कभी गुलाबी साड़ी पहन के आई होगी कोई फीमेल, देखिए, आशा देखिए किसी ने? आशा एक पोस्ट का नाम है, पद है एक। ठीक है, और आईसीडीसी के बारे में तो आपको पता ही है बेटा, है ना। इसमें आंगनवाड़ीज आती हैं। आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई थी। 20 अक्टूबर 1975 में कॉन्सेप्ट आया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और जो प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के बीच में, तो उनको आंगनबाड़ी में भेजा जाता है। ठीक है, वहां पर उनको दलिया सत्तू भी दिया जाता है, जिससे वो अच्छे मोटे तगड़े हो जाए सत्तू खा के। सत्तू कैसे बनता है, कोई बताएगा क्या? क्यों बेटा, सत्तू कैसे बनता है, बताओ। सर सत्तू तो अपना चना को रोस्ट करके फिर ग्राइंड कर लेते हैं। क्या बात है बेटा, बहुत खूब। बिल्कुल सही कहा बेटा, सत्तू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पता है आपको। लोग इतने महंगे महंगे प्रोटीन खाते हैं, आपको वास्तव में यदि प्रोटीन चाहिए प्रोटीन ना, एंड फाइबर। हाँ, तो आपको सत्तू खाना चाहिए। ठीक है, और चना तो अपने बजरंगबली को चढ़ता भी है, प्रसाद होता है ना बजरंगबली का, है ना? तो चना हमारे लिए बढ़िया होता है, तो रोस्ट चने को करते हैं, और गर्मी के दिन में हमें उसका हम सत्तू का जूस भी बनता है, और गर्मी के दिन में बहुत बढ़िया होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आप लोग पिया करो सत्तू। और अभी शिवराज मामा कह रहे थे, बोले हम बच्चों को अंडे देंगे ताकि उनको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ना हो। देना चाहिए या नहीं? कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हम अंडे नहीं खाते। तो कहा भाई जो अंडे नहीं खाते वो
अपना सत्तू खाएं वो, है ना, जो अंडे नहीं खाते वो सत्तू खाएं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशीओरकर। और क्वाशीओरकर के सिम्टम्स क्या हैं, इसमें बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, सूजने लगता है शरीर। ठीक है, तो ये क्वाशीओरकर और मरासमस, ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग है ना। तो आईसीडीसी पे यदि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा बेटा, तो आंगनबाड़ी के बारे में लिखना है। आंगनबाड़ी आपने देखी है ना, बस उसी के बारे में लिखना है, जो जो वहाँ एक्टिविटीज होती हैं, है ना। छोटे बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है, और उनके स्कूल जाने के लिए उनकी हैबिट डेवलप की जाती है, उनको बैठना सिखाया जाता है ना, ताकि वो फ्यूचर में स्कूल जा सकें, है ना। और आपका मिड डे मील, मिड डे मील ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 8 क्लास से नीचे हैं, है ना। मध्याह्न भोजन योजना, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, और 1997 98 आते तक ये पूरे भारत में स्प्रेड हो गया था, सभी स्टेट में मिड डे मील आ गया था। हमारी स्टेट में है या नहीं मिड डे मील? कोई है सरकारी स्कूल का छात्र? हम्म। हाँ, मिलता है कि नहीं बेटा मिड डे मील, दलिया वलिया? क्या मिलता था? आजकल तो सब्जी रोटी भी मिलने लग गई है, छोले भटूरे भी देने लग। अरे क्या बात है, क्या बात। मैं भी एक दिन गया था, तो मैंने मिड डे मील खाया था। मैं स्कूल गया था गांव के, तो बहुत मस्त लग रहा था यार, मजा आ गई। मिस करते हैं यार गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल को, है ना। जो बच्चे पढ़े उन्होंने बहुत मजे लिए। सही है। हाँ, तो ये बेटा आपका एमडीएम, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। हाँ, इस पे भी एक दो नंबर में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म वुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ के बारे में तो आपको पता ही है, ये एक इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी है, जो कि स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यूनिसेफ का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में है। ऐसे ही एक संस्था और है जिसका आपने नाम सुना होगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, कोई बताएगा? धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला देश, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड में है इसका ऑफिस। तो मिड डे मील बच्चों को इसलिए दिया जाता है कि उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो, है ना। और 8वीं से नीचे तक के जो बच्चे हैं उनको भोजन कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो बच्चे भूखे ना रहे, उनको टाइम पे खाना वाना मिलता रहे, और एक स्कूल के प्रति उनका आकर्षण रहे, कुछ खाने पीने को मिलेगा तो स्कूल भी जाने का मन करेगा। नहीं तो स्कूल जाना 90% बच्चों को अच्छा नहीं लगता, है ना। और वो भी स्कूल जाके स्पेशली पढ़ाई करना, बाकी उसके अलावा सब अच्छा लगता है। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, पढ़ना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पढ़ना है बड़ा मुश्किल काम है, जान पे आती है पढ़ने बैठो तो, और नींद भी आती है बहुत ज्यादा, है ना। पहले हमको नींद नहीं आती थी, तो हम बोरिंग सब्जेक्ट की किताब लेके बैठ जाते थे और पढ़ते थे, है ना, तो नींद आ जाती थी। आप में से किसी को नींद नहीं आया तो ऐसा कर सकते हो, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ने बैठते होंगे तो उनको नींद भाग जाती होगी, और दिमाग इतना एक्टिव हो जाता होगा कि फिर नींद ही नहीं आती होगी, ऐसे भी लोग हैं, है ना। एक आई थी जननी सुरक्षा योजना, JSY। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना का पर्पस क्या था, जो फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना, एम्बुलेंस उसके डोर स्टेप तक पहुंचाना, यदि उसको लेबर शुरू हुआ है तो उसको टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाना। इस ऐप पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आप वहां से अपडेट कर सकते हो उनको कि हमारा लेबर का समय करीब आ गया है, तो वो एम्बुलेंस भिजवाते हैं, फिर वो एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल पहुंचाती है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क, ये गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, और NAS के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज, है ना। इसके तहत आपने देखा होगा 108 चलती है,
हाईवे पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके लिए आप एम्बुलेंस मंगा सकते हो, है ना। नॉर्मली भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके एम्बुलेंस घर पे बुला सकते हो। एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी होती है बेटा, वाइट कलर की जनरली होती है, और ये आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती है। इस पे ट्रैफिक रूल्स भी मतलब इम्पोज नहीं किए जाते। मतलब कहीं यदि रेड सिग्नल है तो उसको रेड सिग्नल को भी ये तोड़ के आगे जा सकती है, ठीक है। और इसमें आपने एक सायरन सुना होगा, ऐसा एक सायरन भी बजता है। और जब ये सायरन बजता है तो आसपास के लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस एम्बुलेंस में कोई सीरियस पेशेंट है, और एम्बुलेंस को जाने के लिए हमें साइड दे देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में यदि किसी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है ना। विटामिन मैंने आपको पढ़ाया था। विटामिन को किसने डिस्कवर किया था? उस साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था, फंक ने। और विटामिन बी और ए, मैक्यूलन। विटामिन सी, होलकर। और इनके आपको केमिकल नेम भी पता होने चाहिए। विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ई का, विटामिन सी का बताओ। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, थाइमीन, नियासिनिक एसिड, पेंटेथोनिक एसिड, है ना। और आपका B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबुलामीन। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? हम्म विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की प्रेजेंस में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। आप लोग बताते ही नहीं हो, मैंने बोला था ना ओरल टेस्ट लूंगा। अच्छा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ओरल टेस्ट का कहा था, है ना, इसीलिए। सही है, सही है। संजू मूवी देखी है किसी ने? हम्म हाँ हाँ, देखी सर, मैंने देखी। अच्छा। उसमें जो रणवीर कपूर था उसने बहुत शानदार एक्टिंग की थी, है ना। उसको एक अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है ना, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 2019 में। और वर्ल्ड कप कौन जीता अभी कल? हम्म ऑस्ट्रेलिया जीती, बड़ा सैड लग रहा है सर, लेकिन आई हैव विथ स्टैंड इंडिया। हाँ, मैं तो तभी समझ गया था जब ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए आपने 240 का टारगेट दिया, तो वैसे ही कर लेंगे। नंबर वन टीम है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। हाँ सर, 6 बार लेग चुकी है, इस बार भी लेके। हम्म। अच्छा, आप में से कोई बताएगा 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? हम्म अभी ये वाला तो आप याद रखना, है ना। ये तो भारत में खेला गया तो भूलोगे ही नहीं। हाँ। इसके पहले जो हुआ था 2019 में, वो इंग्लैंड में खेला गया था। हाँ, कोई जबलपुर बोल रहा? जबलपुर में स्टेडियम ही नहीं है। अब भैया कल से क्लास अटेंड करना। मैं भी जरा घूमने फिरने चला गया था, तो अभी आपकी क्लासेस अच्छे से हो नहीं पाई है। अब आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड करना, है ना। ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बेटा, इसको यदि किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है ना तो उसके बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता है ना। जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ सकता है छोटे बच्चों में। न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु। तो विटामिन B9 की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। और टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब वो दवाइयां नहीं खानी है गर्भवती महिला को। अदरवाइज उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू अपनी माँ से कनेक्टेड होता है, और वो दवाइयां प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं, और बच्चे में फिर आते हैं डिफेक्ट। क्योंकि बच्चे में प्रॉपर ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं ना, तो उसका लिवर ड्रग को कहाँ मेटाबोलाइज कर पाएगा। उसके ऑर्गन तो अभी डेवलपिंग फेज में है, और वो दवाई उस तक चली जाएगी तो वो दवाई को कैसे मेटाबोलाइज करेगा, है ना।
कुछ दवाइयां ऐसी है जो लैक्टेटिंग वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लैक्टेटिंग वुमेन मतलब होता है स्तनपान कराने वाली माएँ जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती है। तो उनके स्तन से जो मिल्क आता है उस मिल्क से भी दवाइयां बच्चों तक जा सकती है। और बच्चों तक वो दवाइयां जाएगी तो फिर बच्चा फिर वही, बच्चे को जरूरत ही नहीं दवाई की, लेकिन वो उस तक पहुंच रही है ना। तो ये सब डिफेक्ट आते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं पता चला आपको? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कुछ सर्टेन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मेडिसिन नहीं दी जाती पेशेंट को। ठीक है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली पेशेंट जिनकी एज 60+ हो गई है, छोटे बच्चे जिनकी एज 14-12 साल से कम है, इनको डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना मेडिकेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल केसेस में आते हैं, है ना। छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं पीडिया डॉक्टर, उन्हीं को दिखाना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन की जो डॉक्टर होती है गायनेकोलॉजिस्ट, उसी से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद ही ऐसे पेशेंट को दवाई देना चाहिए, है ना। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके यूट्रस में जब बच्चा होता है, यूट्रस को हम बच्चादानी बोलते हैं, तो यूट्रस में उस टाइम पे ब्लड का फ्लो क्या कितना होता है? 500 to 750 ml/min के हिसाब से ब्लड का फ्लो होता है। और जब फीटस का हार्ट धड़कना शुरू कर देता है तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होता है? नॉर्मली हमारा कितना होता है? एक बार हमारा हार्ट पिचकता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो 70 ml को पुश करता है ना। आप उसको 72 से डिवाइड करोगे तो 5 लीटर के आसपास आ जाएगा। वहीं पर जब फीटस का हार्ट डेवलप हो जाता है और वो धड़कना शुरू करता है तो उसका कार्डियक आउटपुट 225 ml/kg के हिसाब से रहता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कितना रहता है? 1.5 से 3 किलो के बीच में। और यदि 3, 3.5 से ज्यादा है, कुछ बच्चे बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे रहते हैं, है ना, तो उनको ओवरवेट बेबी बोलते हैं। और कुछ ऐसे रहते बेचारे, आ, मतलब पतले पतले से, उनका वेट 1.5 किलो से भी कम है, 1 किलो से भी कम रहता है, जो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, इमेच्योर बेबी, उनको अंडरवेट बेबी कहते हैं। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको मतलब पता होना चाहिए। क्या मैं आपको, हम्म, आपके सिलेबस में बेटा इपिडेमियोलॉजी है। क्या होती है इपिडेमियोलॉजी? हम्म, इपिडेमियोलॉजी क्या होती है? इपिडेमियोलॉजी में हम डिजीज की स्टडी करते हैं, उसका प्रिवेलेंस रेट क्या है। प्रिवेलेंस रेट क्या होता है? फैलने की दर, है ना। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलती है ना। ये सारी स्टडी, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 साल में उसमें उस डिजीज से कितने लोग मरते हैं, है ना। इन सब का डेटा यूनिसेफ के पास में होता है। ठीक है। और जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो 7 दिवस के भीतर, विद इन 7 डेज, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। एक एक्ट आया था 1969 में, डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत यदि किसी की जान चली जाती है, कोई मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो 21 दिन के भीतर उसको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और यदि किसी का जन्म हुआ है तो 7 दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जिट एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं कि बर्थ रजिस्ट्रेशन कब तक कराया जाता है और डेथ रजिस्ट्रेशन कब तक कराया जाता है। तो बर्थ का रजिस्ट्रेशन विद इन 7 डेज, और डेथ का रजिस्ट्रेशन विद इन 21 डेज। ठीक है। ये आप याद रखना। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये कोई भी विटामिन है, तो इसके हम ब्लड टेस्ट से इसका पता लगा सकते हैं कि कौन से विटामिन मिनरल की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है। तो एक शीलिंग टेस्ट होता है, ये हमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में बताता है ना। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है बताओ? हम्म, हीमेटेनिक्स क्या होते हैं? 4 कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी हेल्प से ह्यूमन बॉडी ब्लड का प्रोडक्शन करती है ना। एरिथ्रोपोइटिन,
विटामिन B12, साइनोकोबुलामीन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड और आयरन। ये चार चीजें यदि है हमारे शरीर में तो खून बन सकता है। खून बनता कहाँ पर है? रेड बोन मैरो में। ठीक है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए हम शीलिंग टेस्ट करते हैं, है ना। और इससे हमें डेफिशिएंसी का पता चलता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सब बताया था ना मैंने आपको। आयरन की डेफिशिएंसी से यदि एनीमिया होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होगा तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एंडेमिक पेंडेमिक डिजीज क्या होती है? अभी कोविड आया था तो पेंडेमिक था ना, है ना, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था। चाइना के वुहान शहर से निकल के पूरी दुनिया में फैल चुका था। तो जब चाइना के वुहान में फैला तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। और जब वो पूरे चाइना में फैले और फिर वहां से पूरे विश्व में फैल जाए तो हम उसको पेंडेमिक बोलेंगे। तो पेंडेमिक एक ऐसी महामारी होती है जो कि विश्व स्तरीय हो जाती है, इंटरनेशनली फैल जाती है वो, है ना। फ्लाइट्स को बंद करना पड़ेगा, है ना, यातायात जो है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये होती है आपकी पेंडेमिक डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अभी बताया था मैंने शायद आपको। इंक्यूबेशन पीरियड वायरल इन्फेक्शन के केस में, कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? जैसे महीने की 1 तारीख को आपको वायरस ने अटैक किया और महीने की 7 तारीख को, उसी महीने की आपको यदि सिम्टम्स आए तो हम उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब वायरस के या बैक्टीरिया के एक्सपोजर के बाद सिम्टम आने में कितना समय लग रहा है ना। सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसका मैंने बताया था आपको? कौन सी वायरल डिजीज का है? HIV एड्स, है ना। पता ही नहीं चलता 10 साल तक लोगों को कि वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है। HIV एड्स आपके सिलेबस में, इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है आपको। कैसे बचा जा सकता है, क्यों होता है, उसके वायरस का नाम क्या है, किस टाइप का वायरस है, DNA टाइप का है, RNA टाइप का है, HIV एड्स की हिस्ट्री, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में है इबोला, कोविड, है ना। ये सब आपके सिलेबस में। सिलेबस देखा किसी ने सोशल फार्मेसी का? हम्म। सिलेबस देखना सोशल फार्मेसी का, कौन सी डिजीज है। काली मौत किसको बोलते हैं? चूहे से जो बीमारी होती है, प्लेग, है ना। प्लेग को काली मौत बोलते हैं। चूहे तो नहीं पाल के रखे आपने घर पे किसी ने? घर पे चूहे छिपकली नहीं होनी चाहिए, है ना। चूहे छिपकली से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। इपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है? इसमें 3 चीजें आती हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। होस्ट क्या होता है? जिस सेल को पे इफेक्ट डालता है पॉजिटिव एजेंट, उसको हम होस्ट बोलते हैं। और होस्ट कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से आता है। तो इपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में 3 चीजें होती हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, कैसे फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है ना। और जब भी हम एज की बात करते हैं तो इसमें जैसे न्यूबॉर्न बेबी मतलब नवजात शिशु, ये सब आपको पता होना चाहिए। एडल्सन एज क्या होती है? एडल्ट होने के पहले की एज, जुवेनाइल, 13-14 साल के बच्चे, है ना। पुबर्टी की एज, जब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर स्पेसिफाइड करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, 12-13-14 साल की एज से। एडल्टहुड मतलब जवानी, 18 साल के ऊपर, तो ये एडल्टहुड हो गया आपका। मिड एज मतलब अधेड़ उम्र के आदमी। और एल्डरली मतलब बूढ़े। प्री स्कूल गोइंग मतलब नर्सरी वाले बच्चे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जब बच्चा हम्मा हम्मा चलता है, रेंगता है जमीन पे, है ना, तो उसको हम टोडलर बोलते हैं। टोड मतलब मेंढक। बच्चा मेंढक के जैसे स्क्रॉल करता है ना, कूद कूद के
रेंग रेंग के, तो उसको टोडलर कहते हैं। ठीक है। कॉलरा बीमारी का लक्षण क्या होता है? कोलेरा। हम्म। चावल का मांड देखा है आपने? चावल पकाते हैं तो उसका जो मांड रहता है वाइट वाइट सा, उस टाइप के फीसेस आते हैं इसमें, है ना, कोलेरा में, और लूज मोशंस हो जाते हैं। एक डेफिनेशन आपसे और पूछते हैं, परचुरेशन क्या होता है? कोई बताएगा परचुरेशन क्या होता है? परचुरेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं परचुरेशन। डिलीवरी का जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं परचुरेशन। ये भी आपके सिलेबस में है। सिलेबस ही नहीं देखा होगा आधे से ज्यादा लोगों ने तो। देखा किसी ने सिलेबस? हम्म। एमटीपी एक्ट कब आया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971। इसके तहत अबॉर्शन इलीगल होता है, 10 साल की सजा हो सकती है, और फाइन भी लगाया जा सकता है, और लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, जो भी क्लिनिक हॉस्पिटल जिस लाइसेंस पे चल रहा है। सिलेबस आप लोग देखना जरा ध्यान से। सोशल फार्मेसी का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का तो खैर आपने देखा ही होगा। सोशल फार्मेसी पढ़ लेना बेटा थोड़ा ध्यान से, है ना। वूफिंग कफ आपको पढ़ना है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू क्या होता है? मीजल्स क्या होता है? मीजल्स कौन से वायरस की वजह से होता है? पैरामिक्सो वायरस, आरएनए टाइप का वायरस होता है। वायरस के बारे में पढ़ाया था जब, बताया था ना, दो टाइप के वायरस होते हैं, डीएनए टाइप का वायरस और आरएनए टाइप का वायरस। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? हर्पीज वायरस, वेरिसेला जोस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं ये। और आपका भी उसमें वो एग्जिट एग्जाम होगा ना, उसमें ये सब पूछा जाएगा, तो ये सब आप पढ़ लेना आप। मीजल्स में क्या सिम्टम्स आते हैं? कॉप्लिक स्पॉट डेवलप हो जाते हैं, है ना। ये सब आपके पास जो भी बुक हो उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना और याद करना शुरू कर दो, एग्जाम टाइम पे एकदम से नहीं तो। वो एक कहावत है ना, रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे, ऐसी कुछ। मेरी तो अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया नहीं है। हिंदी में बोलते ताजमहल एक रात में नहीं बना है। ठीक है, तो हिंदी सुन लो तुम तो। ठीक है। तो कल पढ़ के आना बेटा। मैं आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ओरल टेस्ट लूंगा, और सोशल फार्मेसी का। ये दोनों सब्जेक्ट कल आप पढ़ के आओगे। मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हो सकते हैं, पढ़ना शुरू कर दो। बुक तो आपने ले ली होगी। कोई ऐसा तो नहीं जिसको पता नहीं कि बुक कौन सी लेनी है? हम्म। ऐसा तो कोई नहीं है ना। और ये जो बेटा आपने देखे होंगे हॉस्पिटल खोले जाते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है ना, ब्लॉक लेवल पे। जैसे बैतूल में अपने कितने ब्लॉक हैं? 10 ब्लॉक हैं। शाहपुर एक ब्लॉक है, गोलाडुंगरी ब्लॉक है, आठनेर ब्लॉक है ना। तो ये जो जितने भी ब्लॉक है बेटा, इसमें एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होता है, और इसके नीचे होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और सबसे छोटा होता है सब हेल्थ केयर सेंटर। और ये कहाँ पर होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ना। और ये जैसे 5 लाख से ज्यादा कहीं किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन है, एक ब्लॉक की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा ही होती है, तो वहां पर एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करती है गवर्नमेंट। और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में ऑन एन एवरेज 30 से 50 बेड के बीच में रहते हैं। हॉस्पिटल का जो साइज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें बेड कितने, नंबर ऑफ बेड्स, है ना। जनरल वार्ड है, उसमें पेशेंट एडमिट होता है, तो बेड्स के आधार। तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे एक होता है, वो कम से कम 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन यदि है तो वहां पर खुला है। और उसमें नंबर ऑफ बेड्स कितने होते हैं? उसमें 30 से 50, और यदि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो मैक्सिमम 100 बेड तक भी हो सकते हैं, है ना।
अब वहीं पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर खुलेगा? पीएससी, पीएचसी वहां खुलेगा जहां पर पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा हो। ठीक है, तो वहां पर खोल देंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और सब हेल्थ केयर सेंटर पे क्या काम होता है? यहाँ पर तो बस आपका प्रेग्नेंट वुमेन को बुलाते हैं और आयरन की कैप्सूल, विटामिन ए बच्चों को बांटा जाता है, टीकाकरण का काम होता है। तो ये सारे काम होते हैं, नसबंदी वसबंदी का काम होता है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये सब किया जाता है। एक एमएमआर तो मैंने आपको बताया, मीजल्स मम्प्स रूबेला। एक एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है एक वर्ष में 1 लाख महिलाएं महिलाएं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उसमें से कितनी की जान चली गई प्रेगनेंसी की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब एक साल में 1,000 बच्चों में कितने इन्फेंट मर गए, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। और एनएचएम के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पर यदि 1,000 की पॉपुलेशन है तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में एक आशा काम करेगी। आशा कहाँ काम करती है? सॉरी, आशा काम करती है आपके अर्बन एरियाज में, और रूरल एरिया में कौन काम करेगा? आशा और उषा दो होते हैं ना। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। कम से कम ये 1,000 से 2,500 तक की पॉपुलेशन कवर करते हैं ये लोग, है ना। आपके क्षेत्र में भी होगी कोई ना कोई, पता करना आप। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कल आप रिवाइज करके आएंगे, और कल मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगा। ठीक है। सोशल फार्मेसी में आपको पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है, और इपिडेमियोलॉजी। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है आपका नर्वस सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम पढ़ के आना है। ओरल टेस्ट लूंगा बेटा, सभी लोग पढ़ के आएंगे, पढ़ना शुरू कर दो। बहुत कम समय बचा है, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोग्नोसी पढ़ो, सुटिक्स पढ़ो, है ना। आपसे मैं वीडियो शेयर करता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप लोग वो वीडियो ध्यान से देखा करो, नोट्स बनाया करो। ठीक है, और सेल्फ स्टडी खाली समय